और आप देखना शुरू कर चुके हैं MMPC 1 का यूनिट नंबर 5, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. राइट, नाउ लेट्स बिगिन. व्हाट इज कॉल्ड organizing? Like, what is organizing? This is one of the 4 functions of management, right? है ना? What are the 4 functions of the management, guys? Please, let's recall. Planning, organizing, yes, और कोई नहीं है क्या? And controlling, right? So these are the 4 basic functions of management. जब भी आपको कोई भी मैनेजमेंट वर्ड सुनाई दे तो आपको ये चारों फंक्शंस तुरंत याद आने चाहिए. मैनेजमेंट करना है यानी कि हमें प्लान करना होगा, चीज़ों को और लोगों को ऑर्गेनाइज करना होगा, डायरेक्ट करना होगा, और किसी भी गड़बड़ वाली सिचुएशन में हमें कंट्रोल करना होगा. सो दिस इज द वेरी सेकेंड फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द फॉर्मल ग्रुपिंग ऑफ पीपल एंड एक्टिविटीज़. हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मली लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करने वाले हैं उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि स्टेप 1 में कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी, स्टेप 2 में कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी. अब एक्टिविटीज़ बोल रहा हूँ मैं, एक्टिविटी नहीं बोल रहा, यानी कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है. ओके, ये सब कुछ हम क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक मैनेजमेंट में हैं और मैनेजमेंट किसका है? मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन का है. अगर ये मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जा रहा है तो ऑर्गेनाइजिंग भी हम उसी के लिए करेंगे और ये सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो उनके ऑब्जेक्टिव के बिहाफ पर किया जाएगा. अब जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो इसके अंदर हम फॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, सेंट्रलाइजेशन की कोशिश करते हैं और डेलीगेट करते हैं अथॉरिटीज़ और पावर, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ. दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. नाउ लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग. व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ओके, पहला है, इसके अंदर वर्क डिवीज़न और कोऑर्डिनेशन पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि काम कैसे बांटा जाएगा और कौन किसके साथ मिलकर वो काम करेगा. काम अगर बांटा जाएगा तो लोगों के बीच, ग्रुप्स के बीच और डिपार्टमेंट्स के बीच बांटा जाएगा, यानी कि इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को क्या काम करना होगा, इंडिविजुअल किसी पर्सन को क्या फंक्शन परफॉर्म करना होगा, और हमें ग्रुप से क्या रिजल्ट चाहिए और ऐसे सारे ग्रुप से मिलकर बने हुए डिपार्टमेंट से क्या रिजल्ट चाहिए. यानी कि एक पर्सन से हमें क्या रिजल्ट चाहिए, उन लोगों के ग्रुप से हमें क्या रिजल्ट चाहिए, डिपार्टमेंट से क्या रिजल्ट चाहिए, इसके हिसाब से हम काम को डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सेल्स टीम में हैं तो वहाँ पर आप एक जो है चार्ट देख लीजिए. चार्ट क्या, एक फ्लो देख लीजिए. मान लेते हैं यहाँ पर हमारा फोरमैन है, यानी कि कोर एम्प्लॉई जो कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करेगा. मान लेते हैं उसका नाम पंकज है. पंकज के ऊपर जो सेल्स लीडर हैं, है ना, यानी कि ग्रुप लीडर, कई बार यहाँ पर अलग अलग नामों से इन्हें बुलाया जाता है. किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए कोई मैनेजर दे दिया जाता है, कोई सुपरवाइजर दे दिया जाता है किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए, राइट. तो मान लेते हैं उनका नाम है मनोज. ठीक, अब ये जो पंकज हैं, पंकज जैसे 5 से ज़्यादा लोग या जितने भी होंगे, ये किसके लिए काम कर रहे होंगे? मनोज के लिए काम कर रहे होंगे. तो इंडिविजुअल इनका जो टारगेट है सेल्स, मैं सेल्स की टर्म में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसको समझाना और आप लोगों के लिए समझना थोड़ा आसान है किसी दूसरे डोमेन के बजाय. ठीक, राइट. मान लेते हैं कि कंपनी ने टारगेट रखा कि पंकज को 5 लाख रुपए का माल बेचना है. ठीक, लेकिन मनोज के लिए ये टारगेट जो होगा वो होगा 50 लाख रुपए का या फिर 20 लाख रुपए का. आपको अपनी टीम से कम 20 लाख रुपए का सेल्स तो करवाना ही करवाना है. और ऐसे मनोज जैसे लोगों की एक और टीम होगी जिसको डिपार्टमेंट बोला जाएगा. इनको रीजनल मैनेजर के नाम से जाना जाता है. कई बार इन्हें किसी स्टेट, लाइक अलग अलग रीजन में या किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स को मिलाकर कोई ग्रुप बनता है, अलग अलग नाम इनका हो सकता है. एरिया मैनेजर, ग्रुप मैनेजर, रीजनल डायरेक्टर, इस तरीके का होता है. तो उनका एक अलग टारगेट होगा. ऐसे अगर 4 लोग हैं तो उनका टारगेट होगा 1 करोड़ रुपए कि भैया आपके अंडर कम से कम इतनी सेल्स तो होनी ही चाहिए. मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब भी हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनसे कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं.
तो काम कैसे डिवाइड किया जाएगा, इंडिविजुअल, ग्रुप्स और डिपार्टमेंट्स के बिहाफ पे। कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगा, अलग अलग लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। इन तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसा है, चेन ऑफ कमांड कैसी जा रही है, यानी कि टॉप टू डाउन जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ, या बॉटम टू अप जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ, लीनियर है नहीं, डायगोनल कम्युनिकेशन हो रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल हो रहा है क्या, वर्टिकल हो रहा है, लाइक किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेशन। सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मैंने इसलिए बोला, ये कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो वर्क कम्युनिकेशन हो या फिर जो है अथॉरिटीज़ का कोऑर्डिनेशन हो। ओके, वेरियस लेवल, यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ होगा, राइट। अगर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना होगा, किसको क्या काम सौंपा जाएगा। यहाँ एक लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप देखिए कि आपको ये नाम पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ, लेकिन ये तो दिख रहा है ना कि कुछ लाइनें स्ट्रेट लाइन है और कुछ लाइन डॉटेड लाइन है, इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है, ईजी है स्पॉट करना। ये वाली लाइन जो है ये डॉटेड लाइन है, यस एवरीवन, दिख रहा है, राइट नाउ। सो जब भी हम डॉटेड लाइन से किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये स्टाफ अथॉरिटी होती है, किसी स्ट्रेट लाइन से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये लाइन अथॉरिटी होती है, यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल रहता है किसी का किसी पर, तो हम लाइन के थ्रू कनेक्शंस को ड्रॉ करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर, ठीक। यहाँ पे मान लेते हैं कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, उनके लीगल एडवाइजर हैं, वो लाइन अथॉरिटी के साथ जुड़े हुए हैं। लीगल एडवाइजर वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल के साथ देखो डॉटेड लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इससे ज़्यादा जूम नहीं कर पा रहा हूँ, डॉटेड लाइन में जुड़े हुए हैं, यानी कि ये सिर्फ रिपोर्ट ले सकते हैं, कुछ भी ऑर्डर नहीं दे सकते। जब तक लाइन अथॉरिटी है तब तक वो ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है, राइट, रिपोर्टिंग ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर डॉटेड लाइन होगी तो रिपोर्टिंग ले सकते हैं, ऑर्डर नहीं दे सकते, जानकारी ले सकते हैं, कुछ करने को नहीं कह सकते। जैसे आपके एचआर, जनरली जब आप अपनी कोई भी टीम मीटिंग करते हैं या कुछ भी काम परफॉर्म करते हैं तो आपको कुछ फंक्शंस में, कुछ काम के लिए आपको जनरली एचआर को सीसी में रखना पड़ता है कि कार्बन कॉपी ईमेल की इनको भी चली जाए। क्यों चली जाए, क्योंकि वो रिपोर्ट लेते रहेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो आपको काम करने के लिए नहीं बोलेंगे कि आपने ऐसा काम क्यों नहीं किया, वो आप उसकी क्लास आपका मैनेजर लेगा या फिर जो भी सीनियर आपके ऊपर हैं, राइट नाउ, दैट इज कॉल्ड स्टाफ अथॉरिटी। ओके, वो सिर्फ रिपोर्ट लेंगे। लाइन अथॉरिटी क्या होगी, आपको ऑर्डर भी देगी ना। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करा देते हैं। ओके, चलिए, डिवीजन ऑफ वर्क, भाई डिविजन्स में अलग अलग डिविजन्स हैं। मान लेते हैं एक ही कंपनी अलग अलग कंपनीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना रही है, तो वहाँ पर डिविजन्स नहीं, प्रोजेक्ट के नाम पर होगा ये डिवीजन। मैंने आपको साबुन बनाने वाली कंपनी के लिए बोला था ना, जैसे मान लेते हैं आप टेलीविज़न मैन्युफैक्चरर हैं, टीवी बनाते हैं आप, ठीक है, टेलीविज़न बनाते हैं आप, डिस्प्ले बनाते हैं। अब जैसे सैमसंग है, सैमसंग बहुत सारे मोबाइल फ़ोन और टीवी मैन्युफैक्चरर्स के लिए डिस्प्ले जो है उनको प्रोवाइड करता है एज अ थर्ड पार्टी। खुद से बहुत सारी कंपनीज नहीं बना पाती, जैसे एप्पल को सैमसंग डिस्प्ले प्रोवाइड कराता है। तो वो वहाँ पर जब डिविजन्स होंगे ना, तो प्रोजेक्ट के बिहाफ पर कि एक तो हम एलजी के लिए बना रहे हैं, एक सैमसंग, एक जो है एप्पल के लिए बना रहे हैं, एक किसी XYZ कंपनी के लिए बना रहे हैं, ठीक है, राइट ना। तो काम इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाएगा अलग अलग प्रोजेक्ट के बिहाफ पे या डिविजन्स के बिहाफ पे, डिपार्टमेंट्स और ग्रुप के बिहाफ में, राइट। तो these are the elements of organizing. Now let's move to the another point, that is work improvement and measurement. आपको कैसे पता लगेगा कि चीज़ों को हमने जब ऑर्गेनाइज़ किया, लोगों को जब ऑर्गेनाइज़ किया तो कुछ काम में बदलाव आया या नहीं, इसकी हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट सिनेरियो तक जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, शुरू से जानने की कोशिश करेंगे। एंशियंट अप्रोच, पुराने ज़माने में ग्रुपिंग कैसे की जाती होगी, तब इसे ऑर्गेनाइजिंग नहीं बोला जाता होगा, ग्रुपिंग ज़रूर बोला जाता होगा। जैसे आजकल आप लोग अपने ही क्लासरूम के अंदर, एक स्कूल है, हाँ एक कॉलेज मान लीजिए, एक स्कूल याद कीजिए अपना, वहाँ पर स्कूल एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, उस स्कूल के जितने सारे क्लासरूम हैं उनको डिवीज़न मान लीजिए,
उन डिविजन्स के अंदर आप देखेंगे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। बैक बेंचर्स का अलग ग्रुप है, फ्रंट बेंचर्स का अलग ग्रुप है, बीच वालों का अलग ही ग्रुप है ना। अब इनके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं जिनको क्लीक बोलते हैं, दो दो लोगों के, तीन तीन लोगों के, राइट। ओके, सुनिए, ये समझ में आ रहा है ना, सिंपल अप्रोच है समझने की। नाउ एंशियंट अप्रोच का जो रिजल्ट है, ऑर्गेनाइजिंग वर्क प्रेजेंट सिंस एंशियंट टाइम्स। इजिप्शियन के टाइम पे हमने पिरामिड्स देखे, चाइनीज़ हिस्ट्री में हमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मिलती है, मेसोपोटामियंस ने क्या बनाया, इरिगेशन एंड सिटी वॉल सिस्टम बनाया, रोमन्स ने रोड, एक्विडक्ट्स एंड हेड्रियंस वॉल बनाई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीरियड में एग्रीकल्चरल मेथड्स जो थे उनको इम्प्रूव कर दिया गया। स्पिनी जेनी, वाटर फ्रेम, स्टीम इंजन, ये सारी चीज़ों का आविष्कार रेवोल्यूशन पीरियड के, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीरियड में हुआ। ग्रुपिंग यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के मेथड की वजह से। ध्यान दीजिए, तब तक कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग वाले फंक्शन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। इसका ये मतलब नहीं कि किया ही नहीं जाता होगा, ठीक है ना। मतलब सर इससे पहले, इजिप्शियन से पहले हमने कभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस देखे ही नहीं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए है, और उस समय भी सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते होंगे, लेकिन किस पर कितना ध्यान है उसके हिसाब से यहाँ पर ग्रुप किया गया है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। ये हर एक एलिमेंट के लिए कैसे साइंटिफिक तरीके से आप काम कर सकते हैं, यानी कि जब लोगों को आप हायर कर रहे हैं तो किस बिहाफ पर आप उनको हायर करें, है ना, राइट। साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाए, है ना, एनालिटिकल टेस्ट लिया जाए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है उनको, मतलब कितनी सहनशीलता है, राइट, इस तरीके से। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फोर्डिज्म, यस, द कार फोर्ड, ओके, हेनरी फोर्ड के बाद इसको बोला जाता है, इसको, ये भी एक ऑर्गेनाइजिंग का एक पार्ट है, और एक सिनेरियो, एक टाइम पीरियड है जिसके हिसाब से हम फोर्डिज्म बोलते हैं इसे। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव सरप्लस की बात वहाँ पर हुई। मास प्रोडक्शन एंड मास वर्कर कॉन्सेप्ट तब आया। असेंबली लाइंस का इम्प्लीमेंटेशन फोर्ड्स ने ही शुरू किया था, हेनरी फोर्ड्स, ओके, राइट। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, जिसको हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। सोशल इंट्रैक्शंस इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, मतलब अगर आप लोग एक साथ मिलकर काम करोगे तो प्रोडक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, अकेले काम करोगे तब क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इन्होंने कहा, रिकमेंडेशंस क्या थी ऐसे मैनेजमेंट की, इन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना उनको रिकग्नाइज़ कीजिए, सोशल नीड्स पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिए और उनको फुलफ़िल कीजिए, तभी लोग आपके पास आएंगे काम करने के लिए। इफ़ेक्टिव सुपरविज़न और लीडरशिप की ज़रूरत होती है, तभी लोग आपके साथ सोशली इंडल्ज होते हैं और उस फंक्शन को अपना समझकर परफॉर्म करते हैं। फिर सोशियो टेक्निकल सिस्टम अप्रोच, जॉइंट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सोशल एंड टेक्निकल एफिशिएंसी, इनका फोकस रहता था। सेल्फ रेगुलेटिंग वर्क ग्रुप्स, ट्रेंड क्या था यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत लीन होती थी, टीम यानी कि टीम वर्क हुआ करता था। एम्पावर्ड वर्कफोर्स, यानी कि वर्कफोर्स को सारी ट्रेनिंग और टूल्स प्रोवाइड किए जाते थे किसी भी काम को करने के लिए। मॉडर्न अप्रोच में यहाँ पर जो मोटिवेशन है काम का वो आता है जॉब टाइप से। मैं अगर आज आपसे पूछूं कि आप कौन सा काम करना चाहेंगे, तो आपको जनरली मज़ा तभी आएगा जब आपको आपके जैसा काम करने दिया जाए जो आपको पसंद हो, है ना। नो सिंगल बेस्ट वे फॉर वर्क, कोई वैसा काम नहीं है, मतलब कोई एक सिंगल स्टेप नहीं है जिसके थ्रू आप बता सके कि यार ये काम आपको पसंद आ जाएगा, राइट, ओके। कंटीजेंसी थ्योरी यहीं पर आती है, ओके, राइट। डिपेंडेंस ऑन वेरिएबल्स,
अगर आप कोई जॉब आज ले रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि उसमें वेरिएबल्स कितने कितने हैं और उसमें आपके विनिंग के चांसेस कितने हैं, इसके बिहाफ पर आप उस ग्रुप का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, राइट? दिस इज़ द ट्रुथ. नाउ लेट्स मूव टू द टाइम एंड मोशन स्टडी. टाइम एंड मोशन स्टडी जो है लिलियन गिलबर्ट ने किया उनके हस्बैंड के साथ मिलकर, राइट? टाइम एंड मोशन स्टडी. फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट. मैं हस्बैंड का नाम बार बार भूल जाता हूँ, उनका नाम फ्रैंक है. नाउ सो इसमें दो काम आ रहे हैं, एक वर्क स्टडी, मोशन स्टडी, उसके साथ साथ टाइम स्टडी. वर्क और टाइम, इसके साथ मोशन स्टडी का पता लगता है. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, टाइम एंड मोशन स्टडी क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इस स्टडी को किया गया, ये देखने के लिए कि किस वर्कर से कितना काम कराया जाएगा तो कितना रिजल्ट निकल सकता है, और किससे कितना कब कैसे काम कराया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमारी निकल कर आए. तो यहाँ वर्क स्टडी का मेन फंक्शन ये था कि इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ मैन पावर हो सके, इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ मेथड्स, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स किया जा सके, इफ़ेक्टिव लेआउट प्लान का बनाया जा सके. यानी कि जो फ्लो है ना एम्प्लॉयज़ का, मशीनरी का और किसी भी जो है प्रोड्यूस्ड गुड का, वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट हो जाए जिससे हम ज़्यादा काम करा सकें. अननेसेसरी ह्यूमन मोशन जो है उसको एलिमिनेट किया जा सके, राइट? इससे क्या होगा, टास्क ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे. सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स based on time standards. What is motion study? Motion study, it was developed by Frank and Lillian Gilbert. Productivity जो है उसको बढ़ाने के लिए किया गया है, राइट? नाउ बाय रिड्यूसिंग मोशंस. ओके, कंपोनेंट क्या रहेंगे भाई इसमें? थर्बग्लिस स्टडी आएगी एक, माइक्रो मोशन स्टडी और प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी. सबसे पहले थर्बग्लिग एनालिसिस के बारे में बात करेंगे. इसमें 17 बेसिक मोशंस हैं, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई मशीनरी, कोई भी टास्क किस दिशा में जाता है उसके लिए 17 बेसिक मोशंस हैं. पहला है सर्च, किसी भी आइटम को सर्च करने के लिए मोशन होता है. किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए मोशन होता है. ग्रास्प करने के लिए, ट्रांसपोर्ट को एम्प्टी करने के लिए, लोडेड करने के लिए, किसी भी आइटम को होल्ड करने के लिए. यस एग्नेस, सॉरी, जी आपको मैं सुन सकता हूँ. This is about this unit only or the units that you have studied yet? सारा मिला के. ओके, टाइम एंड मोशन स्टडी इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है. अब ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन है जो मैनेजमेंट का एक फंक्शन है. मैनेजमेंट के फंक्शन में हमें सबसे पहले चीज़ों को प्लान करना पड़ता है अगर किसी भी चीज़ को मैनेज करना है. ओके, राइट? नाउ अब हमने यस दीक्षा, ओके, अगर मुझे कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे प्लान करना पड़ेगा. जैसे हमने कहा कि कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं बहुत बेसिक शब्दों में, तो हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा और कितनी एनर्जी और बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ हम प्लान कर लेते हैं. उसके बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं, उतना टाइम जो है कलेक्ट करते हैं. कलेक्ट करने का मतलब है सब जगह से वो टाइम उधार ले लेते हैं. अभी जो टाइम है और मशीनरी और सारी चीज़ें हैं, इसको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा. आप अगर मान लेते हैं एक प्रोडक्शन यूनिट में है, एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, तो जितने कम समय उसको किसी काम को करने में लगेगा उतना ज़्यादा वो काम कर पाएगी, है ना एग्नेस? अगर मैं जल्दी जल्दी किसी काम को कर पा रहा हूँ, समय कम लग रहा है, तो मैं काम ज़्यादा कर पाऊँगा टाइम के हिसाब से. ईजी है ना? तो अगर
मैं टाइम एंड मोशन स्टडी करूँगा तो मुझे ये पता लगेगा किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगता है, और अगर हम इस टाइम को रिड्यूस कर सकें तो क्या हमारा काम बढ़ जाएगा, मतलब हमारा काम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, राइट। और अगर हम टाइम को बढ़ा दें उसी काम को करने में तो क्या क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ओके, इसीलिए हम टाइम एंड मोशन स्टडी पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर पूरा का पूरा फोकस ये रहता है कि हम अपना पूरा जो मैनेजमेंट है उसके अंदर ये जो पॉइंट है प्रोडक्टिविटी, इसको बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब ये करते कैसे हैं, मोशंस को रिड्यूस करके। ओके, राइट, बाय रिड्यूसिंग मोशंस। ओके, वो थोड़ा गलत लिखा हुआ था। हाँ, अभी समझ में आया एग्नेस, दीक्षा, शिखा, सुमीत, मुझे आवाज़ नहीं आ रही शायद। गेटिंग इट एवरीवन ना? अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है? मैं एक बार दोबारा से पूछ लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ ऐसे मोनोटोनस पढ़ाते चले जा रहा हूँ डीडी न्यूज़ की तरह और कुछ समझ नहीं आ रहा है। यस जोया, अखिलेश, पक्की बात है? मैं थोड़ा टाइम पर जी, मैं कोशिश भी ये करता हूँ क्योंकि मुझे इस बात की थोड़ी जानकारी है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास समय बहुत कम है, एंड यू गाइज आर इनटू मैनेजमेंट एंड ऑल अदर थिंग्स, तो समय बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं एक यूनिट 20-25 मिनट में निपटा देने की पूरी कोशिश करता हूँ। जनरली इसी यूनिट को हम 2-3 घंटे में भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास समय भी नहीं है और बहुत सारे दूसरे लिमिटेशंस भी हैं, है ना। अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं इस ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा दूंगा और जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा और सूद हो जाएगा, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ें, राइट, साउंड्स गुड। नाउ टाइम एंड मोशन स्टडी बेसिकली जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए की गई, ये देखने के लिए कि अगर हम कम समय लगाएंगे किसी काम को करने में तो बचे हुए समय में दूसरा काम कर लिया जाएगा, ठीक है ना। मान लेते हैं मैं ही अपनी क्लास 1 घंटे में एक लेक्चर लेता हूँ। अगर मुझे एक लेक्चर लेने में आधा घंटा लगेगा तो अगले बचे हुए आधे घंटे में दूसरा लेक्चर ले सकता हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इसीलिए हम टाइम एंड मोशन स्टडी करेंगे और देखेंगे कि मैं से कैसे टाइम को रिड्यूस कर सकूं। मैंने देखा कि बहुत सारे पेज पलटने की बजाय सिंगल पेज पे सारा कंटेंट लिख दो तो मुझे पेज पलटने में टाइम कम लगेगा, राइट। और सारे टॉपिक्स को कनेक्ट कर दो ताकि किसी भी स्टूडेंट को समझने में आसानी होगी। इसीलिए मैंने क्या किया, टाइम एंड मोशन स्टडी का ही यूज़ करके आपके लिए माइंड मैप बनाकर प्रेजेंट कर रहा हूँ। कंपोनेंट क्या है, इनके अंदर हम कुछ थेरीज़ हैं जो इस टाइम एंड मोशन स्टडी के दौरान की गई, उन्हीं स्टडीज़ और एनालिसिस को हम आगे जानेंगे। पहला है थर्बलिक एनालिसिस। इसमें 17 बेसिक मोशंस हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। पहला है किसी भी आइटम को सर्च करने के लिए, सर्च बेसिकली। सर्च एक रीज़न होता है जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट या मोशन करता है। मैं और आप कुछ ढूंढने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं और सर्च करते हैं, क्या टेबल लैम्प 50 रुपये में मिल जाएगा। अरे सर, आप 50 रुपये में ढूंढते हैं, कोई बात नहीं। नाउ सिलेक्ट करने के लिए ये वाला लिया जाए, ये वाला लिया जाए। अगर हमने कोई भी 2 ऑप्शंस रखे हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हमारे पास जगह, हमने मान लेते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस में से हमें सेलेक्ट करना है तो भी हमारा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है, राइट। अब टाइम लगेगा तो फिर मोशन भी होगा। ग्रास्प, किसी भी चीज़ को समझने के लिए। ट्रांसपोर्ट, अगर कोई ट्रक आया है उसमें बहुत सारा माल लोड है, उसको खाली करने के लिए समय लगेगा, उसको भरने के लिए समय लगेगा। ट्रांसपोर्ट एम्प्टी, ट्रांसपोर्ट लोडेड। किसी भी आइटम को होल्ड करने के लिए, रिलीज, लोड रिलीज़ करने के लिए, पोजीशन चेंज करने के लिए, प्री पोजीशन, पहले से ही किसी पोजीशन को रेडी रखने के लिए, किसी भी आइटम को चेक करने के लिए, असेंबल करने के लिए, डिसअसेंबल करने के लिए, यूज़ करने के लिए, या फिर ऐसा कोई डिले जो अनअवॉइडेबल हो। कहीं आप माल लेके जा रहे हो, रेड लाइट आ गई, क्रॉस तो नहीं कर सकते ना,
कि नहीं नहीं जल्दी ले जाना है, क्रॉस कर देते हैं, 30 मिनट पे पिज़्ज़ा नहीं पहुंचा तो 100% ऑफ हो जाएगा, राइट। दिस इज अनअवॉइडेबल डिले। अवॉइडेबल डिले, अब अवॉइडेबल डिले में भी हम लोग मोशन करते हैं क्या? हाँ, अवॉइडेबल डिले में कई बार हम ज़्यादा समय ले लेते हैं चीज़ों को और अच्छा करने के लिए। जैसे मान लेते हैं मैं किसी केक को सजा रहा हूँ और 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे, मैंने कहा नहीं नहीं और सुंदर हो जाए और सुंदर हो जाए, थोड़ा सा और। ये अवॉइडेबल डिले है जिसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ। सुंदर ऐसे ही केक को प्रेजेंट कर दूँ कि ठीक है हैप्पी बर्थडे, राइट, बट मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा और सजा रहा हूँ, अननेसेसरी टाइम ले रहा है, ये अवॉइडेबल डिले। इसकी वजह से टाइम जा रहा है, मोशन जा रहा है। प्लान, किसी भी चीज़ को प्लान करने के लिए, ओके, राइट, और रेस्ट करने के लिए। अच्छा, टाइम एंड मोशन स्टडी मशीन और ह्यूमंस के लिए की जाती है सिर्फ, ठीक है। जनरली इनिशियली ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए की जाती थी, बाद में इसको मशीनरी के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी। कोशिश ये की जाती है मोशन स्टडी के दौरान, मोशन स्टडी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के बाद मूवमेंट मिनिमम हो जाए। अगर कोई भी वर्कर असेंबली लाइन से दूर नहीं जाएगा, जितना कम वो असेंबली लाइन से हटेगा उतना ज़्यादा वो काम करेगा। आप लोगों ने असेंबली लाइन देखी है किसी भी चीज़ को बनाने की? यस, लेट मी शो यू। आपने ये पिक्चर ज़रूर देखी होंगी। मैं एक पिक्चर यहाँ शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखा है आपने? ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, मैं दूसरे पिक्चर डाल देता हूँ। यस, हैव यू गाइस सीन दिस इन एनी वीडियो और बाय कोई रील वगैरह देखा हो आपने, कोई शॉर्ट्स देखे हो? यस, ये एक ठीक है। जनरली किसी भी आइटम को बनाने के लिए, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन जिसके थ्रू आप ये लेक्चर देख रहे हो, जो लैपटॉप है, उसके जो लिड है, अंदर कंपोनेंट है, उसको चेक करने के लिए, लगाने के लिए इस तरीके के टूल्स को बहुत सारे वर्कर्स मिलकर उसे असेंबल करते हैं। अब बहुत सारा काम ऑटोमेट करके मशीनरी के द्वारा करवाया जाता है, पर कई बार वो इतना ज़्यादा प्रिसाइज नहीं रहता, तो हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये लोग असेंबली लाइन से कम दूर जाएंगे तो काम ज़्यादा होगा कि नहीं? यस, काम ज़्यादा होगा, राइट। यस, तो अब आप इसी असेंबली लाइन को देखते हुए पूरी टाइम एंड मोशन स्टडी को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस पूरी, ये ऐसा नहीं है कि भाई चाइनीज़ सेम दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं सब रिफ्लेक्शन है। दीज ऑल पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ओके। सर यहाँ मिरर नहीं लगा रखा है इसके पीछे, देखो अलग अलग लोग हैं, ठीक है। हाँ सर, ये तो रिफ्लेक्शन लग रहा है ना, ओके। चलिए, मोशन इकोनॉमी का, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी? मिनिमम मूवमेंट होनी चाहिए, राइट। सिमुलेशन ऑफ सिमेट्रिकल मूवमेंट, कि एक साथ काम, मतलब सिमेट्रिकल मूवमेंट, इसके बाद ये वाला काम हो जाए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इस तरीके से अगर काम करवाया जाएगा तो। रिदमिक मूवमेंट होनी चाहिए, नेचुरल मूवमेंट होनी चाहिए, हैबिचुअल मूवमेंट होनी चाहिए। मतलब ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स रहते हैं अगर हमें पैसा बचाना है। पैसा यानी कि monetary is not in the, like money is not just the money, time is also money, okay, right, more productivity is also money. So अगर आप कम से कम मोशन करवाएंगे उस असेंबली लाइन के अलावा कहीं और पर, तो आपका काम ज़्यादा हो जाएगा। टाइम स्टडी पूरा का पूरा ध्यान इनका रहता है, राइट। नाउ टाइम स्टडी कोशिश करती है, स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करती है कि क्या काम करने के लिए कितना टाइम लगता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि बेटर मेथड ढूंढ लिया जाए किसी काम को करने के लिए। प्रोसीजर में क्या रहेगा? काम को सिलेक्ट करो, मेथड को एस्टैब्लिश करो, काम को डिवाइड करो और एक टाइम रिकॉर्ड करो, नॉर्मल टाइम कैलकुलेट करो और अलावेंसेस ऐड कर दो। जैसे मान लेते हैं कि आपने मुझे मोबाइल बनाने के लिए बोला, सर आपने सारे कंपोनेंट दे दिए, ईयरफोन,
ईयरफोन, आपका ईयरफोन है, ईयरबड्स, चलो इसको ही असेंबल करते हैं, है ना। हमारी यहाँ पर फैक्ट्री है बेंगलोर में, वहाँ पर ये बनाए जाते हैं, चाइना से नहीं मंगा रहा हूँ, डोंट वरी, बेंगलोर में मैन्युफैक्चर होते हैं इसके कंपोनेंट्स, वहाँ से हम दिल्ली मंगा रहे हैं, यहाँ असेंबल करेंगे, ठीक। अब मैंने क्या किया, काम अपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ईयरबड्स असेंबल करने हैं, तो मैं मेथड स्टेब्लिश करूँगा कि सबसे पहले क्या करूँ, उसके बाद क्या करूँ। मान लेते हैं उसका कैप लिया मैंने, ठीक है, और उसके बाद उसका जो प्लेट है वो बहुत सारे कंपोनेंट उस पर सोल्डर किए, ठीक, चेक किया, और जो है फिर उसको एक बार टेस्ट किया, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, कनेक्ट किया कि उसमें बाकी जो पेयरिंग कंपोनेंट्स है वो सब कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इस काम को करने के से पहले ही मैंने टाइमर ऑन कर दिया, जिसके बाद मैंने देखा कि मुझे इस काम को करने में 3 मिनट लगे, ठीक, राइट, नॉर्मल टाइम है। इस बीच में हो सकता है कि पेयरिंग ना हो तो उसके लिए 1 मिनट और आपने ऐड कर दिया, तो इस तरीके से 3 मिनट के काम को 7 मिनट तक आपने अलाउंसेस में कुछ टाइम अलाउ कर दिया या कुछ मूवमेंट अलाउ कर दी, ओके, राइट ना। फ़ायदा क्या क्या है, आइडियल वर्कलोड पता लग जाता है कहाँ से आ रहा है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पता लग जाती है, इंसेंटिव वेज प्लान कर सकते हैं हम लोग, राइट, एक्यूरेट कॉस्ट स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं, ओके। सो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं किसी भी टाइम स्टडी को करने के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइम एंड मोशन स्टडी। सब लोगों को समझ आया? शिक्षा, दीक्षा, एग्नेस, सुमित, अखिलेश, सर नींद आ रही है सर, है ना अखिलेश, कोई बात नहीं। नाउ एर्गोनॉमिक्स, यस, ये आप लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोगों को जो है एक ऐसा सिनेरियो रहता है कि कोई भी चीज़ दिखने में बहुत अच्छी होनी चाहिए, काम करने में मज़ा आना चाहिए। जब आप कोई चेयर पर बैठे हुए हैं, वो चेयर का अगर एर्गोनॉमिक अच्छा होगा, यानी कि उसके डायमेंशंस अच्छे होंगे, तो आपको बैठने पर ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। ये बात सिर्फ बैठने तक ही होती तो सिर्फ चेयर तक रहती, क्योंकि एर्गोनॉमिक्स का इस्तेमाल बहुत सारे डायमेंशंस में किया जाता है किसी भी काम को डिज़ाइन करने, किसी प्लान को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, किसी मशीन के मूवमेंट्स को डिसाइड करने के लिए, किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए भी डिसाइड किया जाता है कि पहले और उसके बाद स्टेप्स कौन कौन से आएंगे, राइट। तो इसी को बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स, राइट, दिस इज कॉल्ड स्टडी ऑफ एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स से पता लगता है कि भाई जो इंसान है वो इन सारी चीज़ों में माहिर होता है, क्या, लो एनर्जी डिटेक्ट करने में, है ना, जो स्टिमुलाई होता है इन्वायरमेंट के अंदर उसके लिए सेंसिटिव रहता है। सर इसका मतलब मान लेते तेज़ आवाज़ आई तो आपको पता लगेगा अरे कहीं से आवाज़ आ रही है, कोई बढ़िया खुशबू आई किसी इत्र की तो आपको खुशबू पता लगे, स्टिमुलेशन आ रहा है ना, कुछ सेंस आ रहा है, कुछ पता लग जाता है। पैटर्न्स को समझने में हमें आसानी होती है, हम इंसान हैं, अगर इंसानों को मशीन की तरह देखोगे तो आपको ये समझ आएगा। मान लेते हैं कि हम इंसानों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो इंसानों के एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से उनको लो एनर्जी डिटेक्ट हो जाती है कि भाई ये आदमी जो है काम सही से नहीं कर रहा है, एनर्जी लो है। कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर कुछ भी है, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो आपको पता लग जाएगा ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा ज़्यादा सर्दी है, आपको रिस्पॉन्स सेंसिटिविटी है जो भी स्टिमुलेशन आ रहा है उसके लिए, राइट, है ना। ये स्टिमुलेशन वाला यूनिट आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा, स्टिमुलेशन ऐसे तवे पे हाथ रखने वाला, नाउ रिफ्लेक्स। चलिए रिफ्लेक्स आर्क वापस आते हैं। परसीविंग पैटर्न्स, चीज़ों को समझने के पैटर्न्स हम समझ जाते हैं। जजमेंट इन अनडिफाइंड इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो पहले से डिफाइन नहीं कि उसका रिजल्ट क्या होगा उस पर पहले से जजमेंट देने लग जाते हैं, कौन, लोग, इंसान, फाइन मैनिपुलेशन कर लेते हैं। इम्प्रोवाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ओके, और ये अपने एक्सपीरियंस से प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्रॉफिट कैसा, पैसे का, किसी भी तरीके का कैसा भी प्रॉफिट हो सकता है, ओके। मशीन किन कामों में एक्सेल करती है, मशीन भैया परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने में और किसी रूटीन को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी सिग्नल के लिए बढ़िया रिस्पॉन्स दे देगी,
मान लेते हैं मशीन आपने ऑन करी, अपना कंप्यूटर ही ऑन किया, मोबाइल फ़ोन ऑन किया, तुरंत ऑन। आपने सिग्नल दिया कि टच कर रहे हैं हम यहाँ पर, कॉल लग जाए, किसी को कॉल लग जाता है। एक्सर्टिंग ग्रेट फोर्स, किसी भी काम को करने के लिए ज़्यादा दम लगा सकता है मशीनरी, बिल्कुल। हाई एक्यूरेसी इन कंप्यूटेशन, कंटिन्यूस ऑपरेशन, इनसेंसिटिविटी टू एक्सट्रेनियस फैक्टर्स। ओके, जो उसके बाहर के लाइक किसी भी मशीन के सिस्टम के बाहर के जो का जो फैक्टर है उसका उस पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, राइट, अनलेस एंटिल वो उसके कंपोनेंट्स को हार्म ना करे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तो मशीन को क्या फ़र्क पड़ेगा, सर्दी हो गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा, फूल की खुशबू आ रही है नहीं आ रही, मशीन को क्या फ़र्क पड़ेगा, पता तो लगेगा नहीं ना, राइट ना। एर्गोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, सर आपने पहले ये बताया, उसका ऑब्जेक्टिव उसके बाद जी, ठीक है, ओके ना, कि हम ह्यूमन मशीन सिस्टम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हमें इन दोनों की जानकारी है और हमें मैन और मशीन से ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कराना है, तो हमें इन दोनों के फ़ायदे और नुकसान के बारे में पता होना चाहिए। सर आप तो इंसानों को मशीन की तरह ट्रीट करने के लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने काम को साइंटिफिक तरीके से बेटर करने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बुक ओनली, ओके नाउ। तो एर्गोनॉमिक्स में हम ये सीख रहे हैं कि ह्यूमन और मशीन को एक साथ जोड़कर किसी सिस्टम को कैसे बनाया जाए, क्योंकि सिस्टम्स के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिनको हम सब सिस्टम कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर सब सिस्टम मैन और मशीन है। इक्विपमेंट के डिज़ाइन को स्टडी करते हैं, जो फैटीग है उसको कम से कम किया जा सके, राइट, ओके, एंड मैक्सिमाइज रिजल्ट प्रोडक्टिविटी। नाउ प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, कोई भी पॉसिबल अगर एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जा सके, उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई ना कोई बचाव का तरीका हो। गुड वर्किंग कंडीशंस लोगों को प्रोवाइड की जा सके। रेस्ट जो भी उन मशीन्स के ऑपरेटर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जा सके, जिससे मशीन से भी काम इफेक्टिवली लिया जा सके, ठीक है, राइट। रेस्ट इसलिए देना है वरना फैटीग में अगर उन्होंने कोई काम किया तो काम ख़राब हो सकता है और आपका इक्विपमेंट और मशीनरी और टाइम और सब कुछ नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब ह्यूमन इंजीनियरिंग की हमें ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ ह्यूमन इंजीनियरिंग गाइस। ह्यूमन इंजीनियरिंग के लिए ह्यूमन इंजीनियरिंग के अंदर हम कर क्या रहे हैं, लोगों को टास्क असाइन कर रहे हैं जिसको वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके और अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए। अब अपने फ़ायदे के लिए बोलना ज़्यादा जो है मीन हो जाएगा, उनके फ़ायदे के लिए भी जिनके साथ हम ये मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़, उनको क्योंकि इसके लिए वेज और जो है बाकी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। तो पहला बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मशीन बनाने के लिए मशीन्स को डिज़ाइन मशीन्स फॉर साइकोलॉजिकल नीड फिजियोलॉजिकल नीड्स, ओके, reduce injuries from poor design output, ensure mental and physical ease, ergonomics arrangement of tools, satisfactory lighting and facilities, machinization of heavy handling, okay। अब जैसे एर्गोनॉमिक्स का एग्जांपल देने के लिए आप लोगों ने खैर ये कार वाला एग्जांपल तो ज़्यादा चलेगा नहीं, हाँ, मान लेते हैं आप लोगों ने अलग अलग मोबाइल फ़ोन यूज़ किए होंगे अभी तक, अपने और अपने दोस्तों के बहुत सारे मोबाइल फ़ोन यूज़ किए होंगे। जो सबसे कम पैसे का मोबाइल फ़ोन होता है, जो कम दाम में आता है, आपने नोटिस किया होगा उसको चलाना थोड़ा कठिन होता है, बटन थोड़ा ऐसे, बटन वाले मोबाइल फ़ोन की बात करूँ तो दबते ऐसे मुश्किल में है। टच वाले मोबाइल फ़ोन की बात करूँ तो उसमें जो है फ्लो उतना अच्छा नहीं होता, हीट करता है। लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़ाते चले जाएंगे आपको मोबाइल चलाने में मज़ा बहुत आएगा। यूआई जिसे बोलते हैं यूज़र इंटरफेस, उसके अंदर भी एर्गोनॉमिक्स का यूज़ होता है। कब आपको कौन सा बटन दबाने से क्या एनिमेशन शो होगा और आपको पूरा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, ये एर्गोनॉमिक्स के अंदर ही डिज़ाइन किया जाता है, ओके, राइट, है ना। चलिए, सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स बेसिकली करता क्या है, किसी भी काम को आसान बनाने के लिए हमें ह्यूमन और मशीन का जो सिस्टम है वो किस तरीके से सेटअप करना है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द last topic of this unit, that is impact of IT on organizing work.
आई होप अभी तक आपको एर्गोनॉमिक्स, टाइम एंड मोशन स्टडी एंड बाकी सभी टॉपिक्स इफेक्टिवली समझ में आए होंगे. एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग इट? पक्की बात है अखिलेश, दीक्षा, शिक्षा, सॉरी शिखा? साउंड्स ग्रेट. नाउ देखिए, जो आईटी टेक्नोलॉजीज़ है ना, ये एम्प्लॉयज़ के लिए बेसिकली हैं क्या, फांसी का फंदा. ठीक, इससे काम ऑर्गेनाइज सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है. ठीक है, एम्प्लॉय के लिए इसमें काम बढ़ जाता है. सैटेलाइट लोकेशन से वो आपको नेविगेट कर सकते हैं कि अब मेरा एम्प्लॉय कहाँ पहुँचा. ओके, नेटवर्क्ड ऑफिस टू रिड्यूस स्पेस. अच्छा, जनरली बेसिकली एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस की दूरी कितनी है, कॉरपोरेट सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, टोकन प्रेजेंस इन प्रेस्टीज लोकेशन, कहाँ कहाँ जो है किस लोकेशन में हमारे पास जगह है अपना ऑफिस सेटअप करने के लिए. हॉट डेस्किंग एंड होटलिंग, शेयर्ड ऑफिस स्पेस विद डॉकिंग, कॉस्ट इफेक्टिव यूज़ ऑफ ऑफिस स्पेस. आपने जो है वर्क स्पेस जैसे बहुत सारे वू स्पेस, वर्क स्पेस, शेयर स्पेस, इस तरीके के को वर्किंग प्लेटफॉर्म्स ज़रूर देखे होंगे, राइट. ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ज़्यादा मिल रहे हैं लोगों को और कम दाम में मिल जाते हैं और काम हो जाता है. टेली सेंटर्स, टेली कॉटेजेस, रीजनल सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट फॉर रूरल एंड थिनली पॉपुलेटेड लोकेशंस. गाइस देखिए, जब मैं किसी भी काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए कह रहा हूँ, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जो हमारे टास्क हैं जिनको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से परफॉर्म करते हैं, उनको नेटवर्क कर रहे हैं, उनको आपस में जोड़ रहे हैं, जिससे उस काम को करने में हमें आसानी हो जाए. मान लेते हैं मेरी एक कंपनी है, हम लोगों को इंश्योरेंस बेचते हैं. अब मेरा एक ऑफिस दिल्ली में है, दूसरा ऑफिस चेन्नई में है, तीसरा मुंबई में है, चौथा यूपी में है. तो ये 4 अलग अलग ऑफिस, इन सभी पर हम लोगों ने टेली मार्केटिंग के लिए, टेली कॉलिंग के लिए हमने टेली सेंटर्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे टेली कॉलर्स रखे हुए हैं. कौन सी कॉल कब कितने बजे किसके पास आ रही है, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए. अब ये सारा का सारा नेटवर्क अगर आपस में जुड़ जाए तो किसी एक पॉइंट पर इसको सेंट्रलाइज करके मॉनिटर करना ज़्यादा आसान होगा. अलग अलग मॉनिटर करना, उनकी रिपोर्ट रेडी करके एक बार में भेजना थोड़ा सा मुश्किल और टाइम टेकिंग फिनोमिना है. यस और नो? इसीलिए इनके रीजनल सेंटर्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाए जाते हैं. यस सुमित? यस. यस, नेटवर्किंग हेल्प्स लाइक सी, जनरली हम लोगों को लगता है क्या है कि हमारा इंटरनेट जो है वो आसमान से आ रहा है. वी ऑल आर कनेक्टेड विद द वायर्स गाइज. ठीक है, दिल्ली से लंदन तक जो आप वहाँ का इंटरनेट यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो वायर्ड कनेक्शन के थ्रू पॉसिबल है. जो आप वाईफाई चलाते हैं उसका नाम भी होता है क्या, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. यस सुमित, राइट. तो जनरली हम लोग कनेक्टेड किससे, बहुत बड़े बड़े सर्वर से. सर्वर्स बेसिकली हैं कुछ नहीं, डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है. हम उस इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है अगर उसका टोकन मैच हो जाए कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी ही है. जैसे हम कोई बैग जमा कराते हैं चिड़ियाघर में, जानवरों को देखने से पहले हम लोग अपना सामान जमा कराते हैं ना, वो हमें एक टोकन देते हैं, वापस में आके जो उन्हें टोकन देगा उसको जानकारी मिल जाएगी. ऐसा ही सिस्टम इंटरनेट को चलाने के लिए भी होता है. इसीलिए जब मैं अपना मोबाइल फ़ोन में लॉगिन करूँगा अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के, तब तो वो लॉगिन हो जाएगा. लेकिन अगर इसे कोई और ट्राई करेगा तो वो लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि मेरा टोकन अलग है और कोई और व्यक्ति इसे ट्राई करेगा तो उसका टोकन अलग है. अच्छा, इससे एक और जानकारी मैं आप लोगों को ऐड करवाऊँगा. आप लोगों ने नोटिस किया कि बहुत सारे बड़े बड़े जो सिस्टम्स हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर्स है ना, सेलिब्रिटीज़, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल्स हैक हो जाते हैं. ऐसा ज़रूर सुना होगा आप लोगों ने, है ना. अभी जो है रणबीर अलाहाबादिया, यही नाम है ना? हाँ,
उनका यूट्यूब चैनल हैक हो गया था। अब होता कैसे है, ये पासवर्ड उनके पास है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन उन्होंने लगा रखा है, उसके बाद कैसे हैक हो जाता है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी। हाँ, मैंने आपको क्या कहा, जनरली बहुत सारा सिस्टम पासवर्ड पे काम नहीं करता। ताला सिर्फ और सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए, चोर के लिए कैमरा होता है, लाइक कि कौन कौन देख रहा है कौन नहीं। उसको सिर्फ टोकन देना है और आप वहाँ पर आपकी तरह कोई भी लॉगिन कर सकता है। आप सब लोगों की एक यूनिक आईडी है, एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाके कोई भी आपके बिहाफ पर कोई जानकारी लेना चाहेगा तो वो जानकारी ले पाएगा। थोड़ी खतरनाक बात लग रही है सुनने में आप लोगों को, लेकिन सच यही है कि हम लोगों का पर्सनली जनरली किसी भी वेबसाइट पर जाते समय एक टोकन जनरेट होता है, वो टोकन मैच होता है तो हमारी जानकारी हमें वापस दे दी जाती है। ठीक। और एक और बड़ी बात कि कोई भी चीज़ इंटरनेट से डिलीट नहीं होती। आप कोई भी चीज़ जब अपलोड कर देते हैं, कोई पिक्चर, वीडियो, कोई भी मेमोरी, कोई कंटेंट, कोई टेक्स्ट, कुछ भी आपने जो इंटरनेट पर रखा है वो कभी डिलीट नहीं होता। वो उससे सिर्फ आप अपना कनेक्शन हटा लेते हैं, ठीक है, राइट। वरना डिलीट होने के बाद आपने नोटिस किया है कि फॉरेंसिक टीम आती है, 2-4 दिन बाद वो डेटा रिकवर कर लेती। कैसे? वो तो डिलीट हो गया था। डिलीट होने पर बस मैं अपना पीछा छुड़ा लेता हूँ उससे कि अब मेरा नहीं है, ये किसी का होगा, मेरा नहीं है। ठीक। चलिए सर, आपने बड़ी खतरनाक बातें बताई हैं, है ना। यस, इसीलिए कुछ भी शेयर करने से पहले बहुत बार सोचिए। वापस आते हैं। टेली सेंटर्स, टेली कॉटेजेस आपस में कनेक्टेड हैं। टेली वर्किंग या टेली कम्युनिकेटिंग, जैसे हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट के थ्रू इसको परफॉर्म कर रहे हैं। मोबाइल ऑफिसेस चल रहे हैं। मोबाइल ऑफिसेस जैसे 4 लोग अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं, 4 लोग अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं वो लोग, राइट। चलता फिरता ऑफिस ऐसा कह सकते हैं आप, राइट। टेलीमेटिक्स, फील्ड सिस्टम गाइस, स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इन व्हीकल्स। जैसे जब कोई एटीएम मशीन में पैसा डालने वाली मशीन आती है ना, उसमें एक सिस्टम लगा रहता है जीपीएस के साथ साथ उसमें नेटवर्क होता है जिसके थ्रू लाइव जो है फीड जाती है बैंक को या फिर जो सिक्योरिटी टीम है उनको कि आपका पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। एकदम रियल टाइम पता लगता रहता है, कौन क्या कर रहा है, दरवाज़ा किसने खोला, डब्बा किसने निकाला, किसने भरा, सब कुछ दिख रहा है। तो ये टेलीमेटिक्स है, फील्ड सिस्टम है, ठीक है। यूज्ड बाय यूटिलिटीज़, सर्विस कंपनीज एंड पुलिस, ओके, राइट। कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्किंग, CSCW, एनहांसेस एंटरप्राइज वाइड वर्किंग इन्वायरमेंट। जैसे मान लेते हैं मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर रखे हैं परफॉर्म करने के लिए, जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सभी टास्क परफॉर्म करेंगे। तो ये कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्किंग के लिए एक जो है इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस गाइस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे अमेजॉन। ऑनलाइन बिजनेसेस एंड ई कॉमर्स, ओके। नाउ ऑनलाइन बिजनेसेस या फिर ई कॉमर्स, अमेजॉन एज अ वर्चुअल बुक स्टोर। अब ये सिर्फ बुक स्टोर की बात मान लेते हैं, बुक स्टोर की बात करते हैं, किंडल की बात करते हैं, तो इनका सारा का सारा जो कलेक्शन है बुक्स का वो वर्चुअली है इनके पास। फिजिकली कोई बुक अवेलेबल नहीं है किंडल पे। आप इनका एक डिवाइस खरीदिए, उसी के अंदर आपको सारी बुक ये लोग सेल किया करेंगे, राइट। जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ेगा इनकी मार्केटिंग बढ़ेगी और आप इसे टूल की तरह यूज़ करेंगे। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 5 ऑफ योर बुक मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, MMPC 001। आई होप आपको ये यूनिट इफेक्टिवली समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है, लगातार ऐसी क्लासेस लेनी है और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो ज़रूर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और बहुत सारी जानकारी लीजिए 8284-7 188 पर। मेरा नाम किशन कनौजिया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे गाइस।